हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और स्पेशली बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी और बेहतर चल रही होगी। और उसको और बेहतर बनाने के लिए निरंतर हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो ला रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन आंसर यानी कि 2 और 3 अंकों वाले क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कई सारे इकट्ठे किए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार करते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चनों को, तो डेफिनेट रूप से कई सारे क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अगर यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, लीडिंग कोशिकाओं की यदि हम बात करते हैं तो ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ये किसी भी मेल के अंदर जो वृषण या टेस्टिस होता है, जो कि मुख्य रूप से किसी भी मेल का प्राथमिक जननांग होता है, उसके अंदर ये मुख्य रूप से लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ये मानव नर के कहां पाई जाती है, वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ये पाई जाती है। अब इन लीडिंग कोशिकाओं का जो मेन वर्क होता है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करना। किसका सिक्रेशन करना? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। ये देखिए, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना मेनली वर्क होता है किसका? लीडिंग सेल का। तो लीडिंग कोशिकाओं का काम है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करना। और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स करता क्या है? तो ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स किसी भी नर के लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखता है। तो जब लीडिंग कोशिकाएं ही नष्ट हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा, और जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा तो किसी भी मेल के अंदर जो लैंगिक विकास है उसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी मेल के वृषण में जो लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और अगर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा तो नर के अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। अगर लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा और मेल के अंदर सेक्सुअली जो भी एक्टिविटीज होती है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपको यहां पे कंप्लीट करना है कि मानव नर के वृषण में लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है जो कि मानव के लिंग से संबंधित टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और अगर ये लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी या किसी कारणवश लीडिंग कोशिकाओं को अगर मान लीजिए निकाल दिया जाता है तो नर के अंदर लैंगिक विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अपयुग्मन या एपोगेमी क्या होती है। तो चलिए समझते हैं अपयुग्मन या एपोगेमी। देखिए क्या कह रहा है कि इस विधि में भ्रूण का विकास यानी एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो अंडकोश से छोड़कर युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से होता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी? मादा युग्मकोद्भिद की। किसकी बात करते हैं? मादा युग्मकोद्भिद की यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स की। तो फीमेल गैमेटोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट में आपको याद रखना है कि एक अंड कोशिका होती है। क्या होती है? अंड कोशिका होती है। ये यहां पे एक नीचे सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? इस सेल को हम बोलते हैं अंड कोशिका, या इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं इसको? आप एग सेल बोलते हैं। तो ये एग सेल की यदि हम बात करते हैं तो एग सेल जो होती है, इस एग सेल को छोड़ करके बाकी भी जो युग्मकोद्भिद है इसमें कई सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो जब हमने आपको भ्रूण कोश की संरचना हमने आपको पढ़ाई है तो उसमें हमने क्या बताया है कि भ्रूण कोश की संरचना के अंदर कितने टोटल कोशिकाएं होती है? 7 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है? 7 कोशिकाएं होती है। तो इन 7 कोशिकाओं में से एक कोशिका हमारी होती है एग सेल यानी कि अंड कोशिका। ऊपर की जो कोशिकाएं होती है इनको हमने आपको बताया था कि इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच वाली सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। और नीचे वाली ये जो बड़ी कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं एग सेल। किनारे की जो दोनों कोशिकाएं होती है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सिनर्गिड सेल। तो अगर मान लीजिए भ्रूण का जो विकास है, भ्रूण का विकास इस एग सेल को छोड़ करके बाकी किसी भी कोशिका से अगर हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपयुग्मन या एपोगेमी। कहने का मतलब यह है कि जो भ्रूण कोश है जिसको कि आप मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, तो मादा युग्मकोद्भिद की अगर अंड कोशिका को छोड़ करके बाकी किसी भी कोशिका से अगर भ्रूण का विकास हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपयुग्मन या एपोगेमी। तो अपयुग्मन या एपोगेमी आपको याद रखना है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंडकोश को छोड़ करके बाकी किसी भी कोशिकाओं से, मादा युग्मकोद्भिद की बाकी किसी भी कोशिकाओं से अगर भ्रूण डेवलप हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपयुग्मन या एपोगेमी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपस्थानिक भ्रूणता की यदि हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी कुछ पादपों का जो भ्रूण होता है यानी जो एम्ब्रियो होता है वो सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न हो जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नींबू का प्लांट, नींबू का जो फल है यह अपस्थानिक भ्रूणता का सबसे बड़ी एग्जांपल है। इसमें आप देखेंगे कि जो भ्रूण डेवलप होता है या जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो कहां से डेवलप होता है? तो वो या तो बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस से डेवलप होगा या तो इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण से डेवलप होगा। जब हमने आपको बीजांड की संरचना पढ़ाई है तो उसमें हमने आपको दो इंपॉर्टेंट पार्ट बताए थे, एक होता है इंटेगुमेंट जिसको हम बोलते हैं अध्यावरण, और दूसरा होता है हमारा न्यूसेलस यानी जिसको हम बोलते हैं बीजांडकाय। तो अगर बीजांडकाय या न्यूसेलस इन दो कोशिकाओं में से किसी भी कोशिका से अगर निर्माण हो जाता है भ्रूण का तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पादपों के अंदर जो भ्रूण का विकास होता है वो डायरेक्टली बीजांडकाय की कोशिका से अथवा अध्यावरण की कोशिका से हो जाता है। तो जब भी भ्रूण का विकास अध्यावरण या बीजांडकाय की कोशिका से होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लेमन यानी कि नींबू। अगला क्वेश्चन है, अपबीजाणुता किसे कहते हैं? तो अपबीजाणुता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी मिलता जुलता है सेम उसी से। देखिए अपबीजाणुता का मतलब होता है कि जब भी किसी द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड, जब भी किसी डिप्लॉइड बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? अपबीजाणुता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई भी बीजांडकाय है, क्या है? कोई भी मान लीजिए बीजांडकाय या न्यूसेलस है, क्या है? बीजांडकाय या न्यूसेलस। तो अगर कोई मान लीजिए डिप्लॉइड, क्या? डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित। तो अगर मान लीजिए कोई डिप्लॉइड बीजांडकाय है यानी द्विगुणित बीजांडकाय है या इसके अलावा कोई भी अन्य कोशिका है, उसमें से किसका निर्माण हो जाए? किसी डिप्लॉइड भ्रूण कोश का निर्माण हो जाए। किसका निर्माण हो जाए? किसी डिप्लॉइड भ्रूण कोश का निर्माण हो जाए, किसी डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाए, किसी डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? अपबीजाणुता। क्या बोलते हैं? अपबीजाणुता। तो अपबीजाणुता का मतलब है कि जब भी किसी द्विगुणित बीजांडकाय से, किसी डिप्लॉइड न्यूसेलस से या किसी भी अन्य कोशिका से अगर डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक यानी कि द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम कहते हैं अपबीजाणुता। द्विगुणित बीजांडकाय मतलब जिसकी सूत्र गुणिता क्या हो? 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगुणित भ्रूण कोश। तो द्विगुणित भ्रूण कोश अगर उत्पन्न हो जाता है किसी भी बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका से तो उसे हम क्या कहते हैं? अपबीजाणुता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, आम और संतरा, मैंगीफेरा इंडिका, और इसका संतरा का भी आपको याद रखना है। दोनों बढ़िया एग्जाम्पल हैं किसके? अपबीजाणुता के। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी तो काफी आसान है, इसको कई बार आप पढ़ चुके होंगे। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है कि ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब से संबंध है सीधा। तो फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब कहां होती है? किसी भी फीमेल के अंदर होती है। यानी ये किसके लिए अपनाई जाने वाली विधि है? तो महिलाओं के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है महिला नसबंदी। इसको अपनी आप ग्रामीण भाषा में क्या कह सकते हैं? महिला नसबंदी। तो महिला नसबंदी का मतलब क्या होता है या ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? किसी भी फीमेल के अंदर अंडवाहिनी पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब यदि हम इस फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ही काट करके बांध देंगे तो होगा क्या कि जो शुक्राणु आए हुए रहेंगे या अंडाणु ही मान लीजिए जो आ रहे हैं वो आगे आ ही नहीं पाएंगे। तो अंडाणु और शुक्राणु के किसी भी प्रकार से आपस में मिलने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो जब आपस में मिलने की कोई संभावना नहीं रहेगी तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, और अगर जाइगोट नहीं बनता है तो किसी प्रकार से एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यह गर्भाधारण को कम करने के लिए या जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। तो यह परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है जो किसके द्वारा अपनाई जाती है? महिलाओं के द्वारा अपनाई जाती है, इसीलिए इसे हम महिला नसबंदी भी कहते हैं।
तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी महिला की अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं, जिस चलते शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते हैं और उनमें निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से यह एक परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण की तकनीक है, जिसमें आपको याद रखना है कि हम क्या करते हैं, किसी भी महिला की अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं, काट करके बांध देते हैं, जिससे कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं आसानी से। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी किसे कहते हैं, ये सेम ट्यूबेक्टोमी का आपको जस्ट इसका अपोजिट करना है। वैसेक्टोमी का मतलब देखिए होता क्या है, वैसेक्टोमी जो है ये पुरुषों के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि है। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है, इसे हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो पुरुष नसबंदी भी हम कहते हैं किसको, ट्यूबेक्टोमी, सॉरी वैसेक्टोमी को। तो वैसेक्टोमी को हम पुरुष नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सेम प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए यानी कि परिवार नियोजन के लिए अपनाई जाती है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी पुरुष की जो वास डिफरेंस होती है, यानी जो शुक्रवाहिनी होती है, जब हमने आपको ब्रसण या टेस्टिस की संरचना पढ़ाई है उसमें हमने आपको बताया था शुक्रवाहिनी। तो जो शुक्रवाहिनी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो इस प्रकार से जब आप देखे थे कि किसकी संरचना थी, ब्रसण की संरचना के अंदर आपने देखा था कि इस प्रकार से क्या होती है, शुक्रवाहिनी होती है। क्या होती है, शुक्रवाहिनी होती है। तो इस शुक्रवाहिनी को क्या कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। तो जब हम इस शुक्रवाहिनी को काट करके यहां से बांध देंगे दोनों साइड, तो जब स्खलन होगा तो स्खलन के समय शुक्राणु बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो जब स्खलन के बाद शुक्राणु वापस बाहर जा ही नहीं पाएंगे, यानी किसी भी प्रकार से संभोग या कॉपुलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ये किसी प्रकार से महिला की योनि के माध्यम से उनके गर्भाशय तक पहुंचेंगे ही नहीं या अंडवाहिनी तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो आपस में निषेचन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अंडवाहिनी को ही काट करके बांध देंगे यहां पे हम अगर किसको, शुक्रवाहिनी को काट करके अगर बांध देते हैं, वास डिफरेंस को काट के अगर बांध देते हैं, तो अब जैसे ब्रसण से देखिए, ब्रसण से क्या होता है, शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राणु जाता था ऊपर, तो अब शुक्राणु ऊपर जा ही नहीं पाएगा, यानी स्खलन के समय शुक्राणु किसी प्रकार से निकल ही नहीं पाएंगे, यानी निषेचन होने का कोई चांस नहीं है। तो आप कुल मिला के समझ सकते हैं कि अगर जैसे ही इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो इस स्खलन के समय शुक्राणु नहीं निकलेंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो यह भी परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि है जो पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है, इसीलिए इसे हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि किसी भी पुरुष की वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी को हम काट करके बांध देते हैं, जिस कारण से स्खलन के समय शुक्राणु नहीं निकल पाते और निषेचन नहीं होता। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन हमारा है कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान का महत्व लिखना है। क्या लिखना है, महत्व यानी कि इंपोर्टेंस लिखना है। तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान है क्या, किसी भी नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य को एकत्रित करके उसे स्वच्छता पूर्वक किसी भी मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर और उचित समय पर प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। देखिए कोई भी जो यहां पे नर है, उस नर से हम क्या करेंगे, कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से, कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से क्या करेंगे, वीर्य को यानी कि सीमेन को हम बाहर निकालेंगे, और इस वीर्य या सीमेन को निकालने के पश्चात उसे हम स्वच्छता पूर्वक क्या कर देंगे, किसी भी मादा की जननेंद्रिय में, कि कहां, मादा की जननेंद्रिय में जहां जन्म की प्रक्रिया होने वाली है, तो किसी भी मादा के जननेंद्रिय में हम क्या करते हैं, सही जगह पे, मतलब जननेंद्रिय के सही जगह पे जहां पे क्या होता है, निषेचन होता है, वहां पे हम क्या करेंगे, और उचित समय पे। उचित समय का मतलब क्या है कि जितनी समय फीमेल का एग रिलीज होगा उतनी समय हम सही जगह पे अगर क्या कर देते हैं, यदि हम वीर्य या सीमेन को क्या कर देंगे, वहां पे इंजेक्ट कर देंगे, तो इससे होगा क्या कि निषेचन हो जाएगा, और निषेचन के बाद ही क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी नर से हम क्या करेंगे, कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से वीर्य को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, और वीर्य को बाहर निकालने के पश्चात हम उसे क्या करेंगे, किसी भी मादा के जो जननेंद्रिय होती है उस जननेंद्रिय में सही जगह पे और उचित समय पे, यानी सही समय पे और सही जगह पे क्या कर देंगे, हम प्रविष्ट करा देंगे, यानी कि अंदर जो है धारण करा देंगे। उस प्रक्रिया के कारण जो गर्भाधान होगा उसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिम गर्भाधान। तो हमने यहां पे कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से हमने क्या कराया है, गर्भधारण करवाया है, जिस कारण से हम क्या बोलेंगे इसे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या हम बोलेंगे कृत्रिम गर्भाधान।
आपको यह भी याद रखना कि इस विधि में नर व मादा के समागम की आवश्यकता नहीं होती है। हमने क्या किया है कि नर से जो भी वीर थे उसको हमने कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से बाहर निकाला है, यानी आपस में मेल और फीमेल किसी प्रकार से नहीं मिले हैं, यानी किसी प्रकार से आपस में मेल और फीमेल के समागम होने की या मिलने की जरूरत नहीं होती है इस प्रक्रिया के माध्यम से। अब आपको देखना है कि कृत्रिम गर्भाधान जो होता है इसके एग्जाम्पल तो आप कई सारे समझ सकते हैं, जैसे गाय हो सकती है, भैंस के अंदर कराया जा सकता है, यह प्रक्रिया तो इजीली है। यदि हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के महत्व की, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो देखिए इसके द्वारा क्या होता है कि उत्तम नस्ल के चयनित नर से हम क्या कर सकते हैं, वीर से एक ही समय में कई सारी मादाओं को हम गर्भित करा करके असली नस्ल की पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। अब सपोज करिए कोई ऐसा बैल है जो कि बिंदास है, तगड़ा है, एकदम से मजबूत बैल है। अब हम क्या करें कि अगर उसके अंदर का यदि हम वीर या सीमन निकालें और उसके अंदर का वीर या सीमेन निकालने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ मान लीजिए हमने क्या किया, किसी भी मेल से, मतलब कोई भी मेल हो सकता है, जैसे बैल हो गया, तो बैल के हमने क्या किया, मान लीजिए बैल से हमने क्या किया, आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम यंत्रों की सहायता से हमने वीर को बाहर निकाल लिया। अब उस वीर को अगर हम सही जगह पे और सही समय पे, अगर एक साथ कई सारी मादाएं हैं, मान लीजिए 10 मादाएं हैं, अगर उनके अंदर हमने क्या कर दिया, उसी मेल के वीर को हमने सीमेन को क्या कर दिया, इंजेक्ट करा दिया सभी के अंदर, तो सभी के अंदर क्या होगा, जाइगोट बनेगा, निषेचन होगा, तो उसके बाद फिर भ्रूण बनेगा और इस प्रकार से एक नए जीव का निर्माण होगा। कहने का मतलब यह है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम एक साथ कई मादाओं को गर्भित करा सकते हैं, और एक फायदा यह भी है कि हम अच्छे किस्म के यानी चयनित किस्म के अच्छी नस्ल जो है प्राप्त कर सकते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरा इंपॉर्टेंस यह है कि कृत्रिम गर्भाधान में किसी प्रकार से लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं रहता, क्योंकि मेल और फीमेल आपस में मिलते ही नहीं है इस प्रक्रिया में। तो जब मेल और फीमेल इस प्रक्रिया में नहीं मिलेंगे तो आपस में लैंगिक बीमारियों के होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा महत्व तो यही होता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक बीमारियों का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण की यदि हम बात करते हैं तो कई सारे कारण हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है उनमें से पहला है जन्म दर में वृद्धि। भारत की यदि स्पेशली हम बात करें तो अपने देश में आप देख रहे हैं कि आज जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो अगर जन्म दर में वृद्धि होगी, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो जन्म लेने वाले जीवों की जो संख्या है अगर वही बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जीवों की संख्या बढ़ेगी। तो जब जीवों की संख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या में वृद्धि होना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो जन्म दर में अगर वृद्धि होगी तो भी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है जनसंख्या वृद्धि का, जन्म दर में वृद्धि। अगर जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या में वृद्धि होना तय है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है मृत्यु दर में कमी। मोर्टिलिटी अगर कम होगी, अगर सपोज करिए व्यक्ति कम मरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जीवित रह पाएंगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होनी तय है। तो कुल मिलाकर अगर मृत्यु दर में कमी आती, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में अगर कमी होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण आपको याद रखना है मृत्यु दर में कमी। पहला है जन्म दर में वृद्धि और दूसरा है मृत्यु दर में कमी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि प्रजनन दर का उच्च होना। प्रजनन दर के उच्च होने का तात्पर्य यह है कि पहले जो था महिलाओं के अंदर, जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर जो था, जो प्रजनन क्षमता थी वो ज्यादा एज थी। प्रजनन क्षमता यानी कि गर्भ को धारण करने की जो क्षमता थी वो ज्यादा वर्षों में आती थी। अब की यदि हम बात करते हैं तो वो क्षमता जो है 12-13 वर्ष की अवस्था से स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रजनन दर उच्च होगी तो कम उम्र में ही, कम समय में ही, या मतलब जल्दी ही क्या होने लगेंगी कि जो महिलाएं हैं वो प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व अगर हो जाती हैं तो भी इससे जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जल्दी ही वो बच्चों को जन्म दे सकती हैं और जल्दी अगर बच्चों को जन्म ज्यादा से ज्यादा देंगी तो जनसंख्या में वृद्धि होना तय है। तो प्रजनन दर का उच्च होना यह भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, जनसंख्या वृद्धि के इंपॉर्टेंट कारणों में। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है निरक्षरता एवं सामाजिक कुरीतियां। तो जाहिर सी बात है कि समाज में आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली देखे होंगे कई सारी ऐसी धार्मिक कुरीतियां हैं जिनके द्वारा उनको लगता है कि ईश्वर, जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर की देन होते हैं, और अगर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यदि हम उत्पन्न करेंगे तो मतलब ईश्वर खुश होंगे। या आप कई सारी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तरह तरह की भ्रांतियां होती है जिनके चलते भी सामाजिक कुरीतियां और निरक्षरता के, मतलब निरक्षरता के कारण ही जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं तो उनके माइंड में तरह तरह की गलत धारणाएं उत्पन्न हो गई है, जिस चलते भी क्या करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, जिस चलते भी जनसंख्या में वृद्धि होती है।
अगला इंपॉर्टेंट कारण है कम उम्र में विवाह तथा कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व होना। यह हमने आपको प्रजनन दर उच्च होने में ही बता दिया है। तो कम उम्र में अगर विवाह होगा तो कम उम्र में ही गर्भाधारण करेंगी महिलाएं और कम उम्र में ही बच्चे जल्दी पैदा होंगे, तो इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में IUCD, किसे कहते हैं समझाइए। यदि हम बात करते हैं अंतर्गर्भाशयी युक्तियां की, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं IUCD, मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या इसका पूरा नाम होता है? सबसे पहले तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इंट्रा यूटेराइन आपको याद रखना है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या है याद रखना है आपको? कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये होता है IUCD का पूरा नाम। तो IUCD का पूरा नाम सबसे पहले आपको याद रखना है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अंतर्गर्भाशयी युक्तियां है क्या। तो देखिए अंतर्गर्भाशयी युक्तियां नाम से स्पष्ट है कि गर्भाशय के अंदर अपनाई जाने वाली युक्तियां। तो देखिए इसमें होता क्या है कि यह एक प्लास्टिक की, कॉपर की भी बनी हो सकती है या स्टेनलेस स्टील की बनी एक कोई भी वस्तु होती है। तो अंतर्गर्भाशयी युक्तियां यानी IUCD जो है, यह एक प्लास्टिक की या कॉपर की या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई कोई भी क्या होती है? एक वस्तु होती है। अब इसको हम क्या करते हैं कि गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देते हैं। तो जब हम इसको गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देंगे तो कोई भी शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु को गर्भाशय नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। मतलब ये जो युक्ति है अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, अगर इनको हम किसी भी महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अंतर्गर्भाशयी युक्तियां मतलब गर्भाशय के अंदर अपनाई जाने वाली युक्तियां, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक प्लास्टिक की या कॉपर की या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी वस्तु होती है। अब इस वस्तु को हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से जो यूट्रस की संरचना होती है, यूट्रस की संरचना के अंदर हम क्या कर देते हैं, इनको यूट्रस की संरचना में आप देखेंगे कि यहां पे हम इस वस्तु को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, किसी भी गर्भाशय के अंदर अगर इस प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील या कॉपर की बनी जो वस्तु है, इसको हम गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देते हैं, तो जैसे ही स्खलन होता है, स्खलन के समय शुक्राणु कहां प्रवेश करते हैं? योनि के माध्यम से किसी भी महिला के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। तो अब जैसे ही यहां पे हम क्या कर देंगे, इसको गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देते हैं, तो क्या होता है कि स्खलन के समय जो भी शुक्राणु आएंगे योनि या वजाइना के माध्यम से, वो ऊपर गर्भाशय के अंदर इंटर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने इस वस्तु को लगा दिया है गर्भाशय के अंदर, तो गर्भाशय के अंदर ये जो वस्तु लगी है, ये शुक्राणु को अंदर जाने से क्या करेगी? रोकेगी। यानी शुक्राणुओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम करती है ये कोई भी वस्तु जो होती है, कॉपर की, स्टेनलेस स्टील की या प्लास्टिक की बनी हुई जो वस्तु होती है, ये क्या करती है? शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त भी कर देती है और शुक्राणुओं के मार्ग में बाधा डालती है, यानी कि रुकावट पैदा करती है, जिस कारण से शुक्राणुओं की गतिशीलता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इस प्रकार से जब आप ही बताइए कि अगर निषेचन ही नहीं होगा, शुक्राणु जब अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे तो निषेचन ही नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो इससे क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, नया शिशु नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह है कि यह एक जनसंख्या नियंत्रण की विधि होती है। जैसे आपने देखा ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, उसी प्रकार होती है IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यह प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी वस्तु होती है, जिसको कि हम किसी भी फीमेल के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जिस चलते स्खलन के समय जो शुक्राणु होते हैं वो योनि या वजाइना के माध्यम से प्रवेश तो करते हैं, लेकिन जैसे ही इंटर करने लगते हैं गर्भाशय में, तो गर्भाशय के अंदर ये जो वस्तु होती है, ये क्या कर देती है? उनके मार्ग में रुकावट डाल देती है, उनको आगे नहीं जाने देती है, जिस चलते शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? IUCD यानी कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, गर्भाशय के अंदर अपनाई जाने वाली युक्तियां। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि अवशेषी अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। काफी इजी क्वेश्चन है। अवशेषी अंग, इसको हम बोलते हैं वेस्टेज ऑर्गन। अब वेस्टेज का मतलब आप समझ सकते हैं, वेस्टेज शब्द बना है वेस्ट से, तो वेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यर्थ पदार्थ। तो व्यर्थ पदार्थ का मतलब, कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर शरीर के अंदर बहुत सारे आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं या अंग होते हैं जिनकी शरीर में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये पाए जाते हैं। ऐसे अंगों को ही हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। तो देखिए अवशेषी अंग का मतलब है कि जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी की शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इन अंगों को ही हम अवशेषी अंग या वेस्टेज ऑर्गन कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पहले ये सक्रिय रहे होंगे,
मतलब ये अंग ऐसा माना जाता है कि कालांतर में या पूर्व काल में सक्रिय रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वातावरण में चेंजेस हुआ होगा तो ये अंग काम करना बंद कर दिए। और कुछ अंग ऐसे हैं जो कि अभी भी हमारे शरीर में प्रेजेंट हैं, जिनकी हमारे शरीर में कोई अहम भूमिका नहीं है, फिर भी ये हमारे शरीर में उपस्थित हैं। ऐसे अंगों को हम कहते हैं वेस्टेज ऑर्गन्स या अवशेषी अंग। तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मनुष्य की जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स आप देखेंगे या पूंछ कशेरुकाएं देखेंगे। इसके अलावा आप आंख की कंजक्टाइवा भी देख सकते हैं। तीनों का शरीर में कोई वर्क नहीं है, इनको इजिली आप देख सकते हैं। फिर इनकी कोई शरीर में आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये शरीर में उपस्थित हैं। तो ऐसे अंगों को ही हम क्या कहते हैं, वेस्टेज ऑर्गन्स या अवशेषी अंग। तो इस प्रकार से यहां पे हमने ये 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।